नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी और आप देख रहे हैं दी भारत पोस्ट। आज हमारे साथ हैं वो नेता, वो विधायक जिन्होंने मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी अहम मंत्रालय का दारोमदार संभाला। हमारे साथ हैं जनता के चहेते, जिनकी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई नहीं होती है, अपने खुद के आंकड़ों से लड़ाई होती है। हम स्वागत करते हैं अपने शो में बृजमोहन अग्रवाल जी का। नमस्कार सर। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि देश में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक हंगामा बरपा हुआ है किसान बिल को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हंगामा है उसका कोई औचित्य नहीं है। पहली बार देश की आजादी के 70 सालों के बाद में पहली बार किसानों के बारे में सोचा गया है कि किसानों के भविष्य को कैसे बनाया जा सकता है, खेती किसानी को फायदे का सौदा कैसे बनाया जा सकता है, खेती किसानी जो है उसके तरफ नए नौजवान कैसे आए, इसके लिए सोचा गया है। जो किसान बिल हैं, उन किसान बिल में पुरानी जो व्यवस्था है वो एज इट इज है कि एमएसपी पर धान खरीदा जाएगा, जो मंडियां हैं वो चालू रहेंगी। उसके अलावा अब नई मंडियां खुलेंगी। आज जैसे छत्तीसगढ़ का ही आप देखें तो छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं। 39 लाख किसानों में से 16 लाख किसान खाली अपना धान बेचते हैं सपोर्ट प्राइस पर, और वो भी मंडियों में नहीं बेचते, सोसाइटियों में बेचते हैं। तो बाकी 23 लाख किसान कहाँ गए? वो 23 लाख किसानों का धान औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीद लेते हैं। और आज उन बिचौलियों से मुक्ति होकर अच्छे लोग, बड़े इन्वेस्टर जो हैं, वो उसको खरीदें और किसानों को अच्छा दाम मिले। इसके लिए ये नई पॉलिसी लाई गई है, और इस नई पॉलिसी के माध्यम से देश का जो खेती किसानी का काम है वो और इम्प्रूव होगा। और जो नौजवान खेती किसानी से भाग रहा है, शहरों की तरफ आ रहा है, वो खेती किसानी में लगेगा। इसमें इन्वेस्टर आएंगे, इसमें कंपनी आएंगी, इसमें व्यापारी आएंगे, इसमें पार्टनरशिप फर्में आएंगी, इसमें एफपीओ आएंगे, किसानों के जो सोसाइटीज हैं वो आएंगी, और इसके माध्यम से किसानों की तरक्की होगी। आपने कहा इन्वेस्टर आएंगे, व्यापारी आएंगे, तरक्की होगी। विपक्ष में मौजूद, जो देश में विपक्ष में मौजूद है, यहाँ पे तो सरकार में है, कांग्रेस की जो लोग हैं और वहां के नेता, वो ये कहते हैं कि आप यानी भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी लाने जा रही है इस बिल के माध्यम से। देखिए, आज के समय पर यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति किसी चीज पर कब्जा नहीं कर सकता। आज मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, परंतु उसके बाद भी देश में आज 20 पॉलिटिकल पार्टियां जीवित हैं। इसलिए कोई एक व्यक्ति नहीं, स्थान स्थान पर जो गांव के छोटे व्यापारी हैं, जो शहरों के छोटे व्यापारी हैं, जो कस्बों के व्यापारी हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नए इन्वेस्टर हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और वो जब इन्वॉल्व होंगे, जब उनको मालूम होगा कि आज चने का रेट छत्तीसगढ़ में 4,500 रुपए है और पंजाब में वही रेट 5,500 रुपए है, तो वो 4,500 में यहां से खरीद कर और 5,000 रुपए में ले जाकर पंजाब में बेच देगा। तो नए इन्वेस्टमेंट तैयार होंगे, नई खरीदी तैयार होगी। और आज जो किसान है उसको छोटे मोटे कोचिए लोगों को बेचना पड़ता है, कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, वहां पर सुविधाएं होंगी, और किसान के पास में कंपटीशन होगा कि उसको अच्छा रेट कहाँ मिल रहा है, वो सरकार की मंडी में बेचे कि ओपन मंडी में बेचे या बाजार में बेचे। आज अगर किसान मंडी से बाहर माल बेचता है तो उसको मंडी टैक्स लगता है, अगर किसान मंडी से बाहर बेचेगा तो उसको मंडी टैक्स नहीं लगेगा। तो एक ओपन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा, और साथ में जो पुरानी व्यवस्था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए किसान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन हम जब ग्राउंड पर गए, किसानों से हमने बात की, तो उनकी एक चिंता थी, और उस चिंता के बदले में आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये सवाल उन्हीं के हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो किसान या जो व्यापारी है अगर समझौता करता है, तो इस बिल में क्या मेंशन किया गया है कि जो व्यापारी है वो बिना भौतिक स्वरूप बदले जमीन का किसान के खेती करेगा? इसमें इस बात की गारंटी है कि किसी भी प्रकार की जमीन को कोई व्यापारी या कॉन्ट्रेक्चुअल खेती करने वाला इन्वेस्टर कब्जा नहीं कर पाएगा, उसको अपने नाम पर नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी है। आज भी हमारा किसान अधिया में, रेघा में अपनी जमीन देता है, परंतु उसका कोई लीगल स्वरूप नहीं होता। अब इसमें लीगल स्वरूप हो जाएगा
कि कोई भी किसान, अगर एक छोटा किसान है, आज छोटे किसान के पास में अपनी फसल बोने के लिए बीज नहीं है, उसके पास सिंचाई का पंप नहीं है, उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल खेती में जो इन्वेस्टर है वो उसको खाद का पैसा भी देगा, बीज का पैसा भी देगा, दवाई का पैसा भी देगा, और साथ में उससे एक करार कर लेगा कि हम तुम्हारी फसल को हम इस रेट पर खरीदेंगे, और उस रेट पर उसको खरीदना पड़ेगा। किसान को मालूम होगा कि मेरे पास में कितना पैसा आएगा। इसलिए किसान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और कोई अगर विवाद होता है तो आज के समय पर कोई ऐसा फोरम नहीं है, सालों साल केस चलते हैं, 30 दिन के अंदर में उसका निराकरण करना पड़ेगा। और किसानों के हित को सुरक्षित किया गया है कि किसान जो है वो चाहे तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, परंतु व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट की बात की, गारंटी शब्द की बात की, तो अब किसान जो है वो डरे हुए हैं, जो उनके बीच में फैलाया गया है। तो किसानों का कहना यह है कि गारंटी दी गई है बिल में कि किसान सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, कोर्ट के पास नहीं। तो इस पे आप किसानों से क्या कहना? देखिए, हमको मालूम है कि जमीन के या रेवेन्यू के जितने भी केसेस होते हैं वो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल चलते हैं। कभी भी फाइनेंशियल मैटर जो है वो सिविल कोर्ट के मैटर होते हैं और वो बहुत लंबे चलते हैं। इसलिए 30 दिन के अंदर में उसका निराकरण का गारंटी दी गई है, और 3 दिन के अंदर में उसके पेमेंट की गारंटी दी गई है कि जो भी माल परचेज करेगा 3 दिन में पेमेंट करेगा, और उसका निराकरण एसडीएम या कलेक्टर जो 30 दिन के अंदर में करेंगे। इस बात की व्यवस्था की, ये बिल में मेंशन किया गया, बिल में मेंशन है कि 30 दिन के अंदर में इसकी व्यवस्था होगी। तो आप जैसे कृषि मंत्री भी रहे प्रदेश के, तो इसलिए मैंने किसानों से रिलेटेड सवाल पूछे। अब जो मैं विराम देने से पहले कुछ सवाल, मैं इस समय जो माहौल एक अलग देश में बना हुआ है नारी सुरक्षा को लेकर, जो हाथरस में आजकल हो रहा है, तो अब लोग कह रहे हैं और केंद्र की सरकार में मौजूद आपकी पार्टी पर ये कह रहे हैं कि जो बेटी बचाओ 2015 में शुरू हुआ था हरियाणा से, वो अब सिर्फ जुमला बनकर रह गया है, जो ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये घटनाएं दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये घटनाएं चाहे यूपी में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, ये घटनाएं कहीं पर भी घटित नहीं होनी चाहिए। और घटना अगर ऐसी होती है तो जो भी इसके अपराधी हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी लोग ऐसी घटना करने से डरें। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जो कड़े कानून बनाए हैं, फांसी की सजा का प्रावधान किया है, और अभी योगी जी ने भी वहां के एसपी को, वहां के पूरे अधिकारियों को सस्पेंड किया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बाकी लोगों को इससे सबक मिलेगा कि इस प्रकार की घटनाओं में कोई भी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और ना ही बख्शना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या रेप के लिए कोई कड़े कानून की जरूरत है, बनना चाहिए ऐसा कोई कड़ा कानून? देखिए, कड़े कानून तो मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं कि अगर रेप होते हैं और इतने अगर नाबालिग से रेप होता है तो उसकी सजा फांसी तक दी जा सकती है। पहले इसकी सजा 7 साल तक होती थी। तो कड़े कानून बनाए गए हैं, और भी कोई कड़ाई इसमें लाई जा सकती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कड़े कानून बनने चाहिए। ये कृषि मंत्री से लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे, तो ऐसे ही मेहमानों के साथ हम जुड़ते रहेंगे और करते रहेंगे भारत के लोगों की बात। आप भी देखते रहिए द भारत पोस्ट। नमस्कार सर।